बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही जनरल टॉपिक के ऊपर है जो हमारे डेंटल सर्जन्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है डायग्नोसिस के लिए, और उसके मुकाबले में जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि देखना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी ओरल हेल्थ मेंटेनेंस कर सकते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो इसको ज़रूर देखिएगा, और अगर कोई बात आपके ज़हन में आती है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द स्पेसिफिक केरीज रिस्क फैक्टर्स। ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि दांतों में कीड़ा लगने के अमल को बढ़ा सकते हैं, या अगर वो पहले से प्रेजेंट हैं तो हमें ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी कि हमारे दांतों में कीड़ा लग सकता है, तो उसके लिए हमें इंटरवेंशन करनी है। हमें उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाके अपना प्रॉपर चेकअप भी करवाना है, और उसके साथ साथ अपनी जो लाइफस्टाइल है उसकी मॉडिफिकेशन भी करनी है। तो सबसे पहले जो है वो रिस्क फैक्टर कौन सा है, वो है प्रेजेंस ऑफ द डेंटल प्लाक। जब भी हम ब्रशिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद दांतों पर एक लेयर बन जाती है जिसको पेलिकल कहा जाता है, और उसके बाद अगर ब्रशिंग तकरीबन एक दिन ना की जाए तो वो जो पेलिकल है वो कन्वर्ट क्या हो जाता है, ऐसे येलोइश कलर का जो होता है, आपके पास लिक्विड सा स्ट्रक्चर होता है, जब आप ब्रशिंग करते हैं वो उतरता है वहाँ से, तो उसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं। और अगर इसको मज़ीद फिर डिले किया जाए, ब्रशिंग को तकरीबन 2 दिन तक भी ब्रशिंग ना की जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जो प्लाक की लेयर है वो हार्ड हो जाती है, उसको फिर ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते, और उसके लिए स्केलिंग का प्रोसीजर फिर आपको परफॉर्म करना पड़ता है ताकि उसको साफ़ किया जाए। तो डेंटल प्लाक की लेयर जब भी दांतों पर बन गई, वो येलो स्ट्रक्चर है जो कि दांतों से काफ़ी टेनेशियसली एडहियर होता है या चिमटा हुआ होता है, तो उसको आपको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ब्रशिंग करनी ज़रूरी है। तो बेहतर है दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें ताकि ये प्लाक की जो लेयर है वो साथ साथ साफ़ होती जाए, और वो कैलकुलस में या टार्टर में कन्वर्ट ना हो सके और दांतों पर केरीज का प्रोसेस स्टार्ट ना कर सके। तो ये तो शॉर्ट सा प्लाक का एक इंट्रोडक्शन हो गया। तो पहला रिस्क फैक्टर क्या है, डेंटल प्लाक। और अगर पेशेंट आपका प्रेजेंट होता है जिसमें दांतों पर प्लाक की थिक लेयर है, इवन उसकी जो अगर वो रेस्टोरेशन है, फिलिंग है, वहाँ पर भी थिक लेयर है, तो इसका क्या मतलब है कि उस पेशेंट में काफ़ी टेंडेंसी है कि वो फ्यूचर में केरियस रीजन के साथ प्रेजेंट होगा। आपने उसको उसी स्टेज पर गाइड करना है कि वो प्रॉपर ब्रशिंग करे और अपनी जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करे। ठीक है, तो सेकेंड रिस्क फैक्टर हम क्या देख लेते हैं, वो है द टाइप ऑफ डाइट अ पर्सन इनटेक्स। तो ऐसी डाइट जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है कंटिन्यूसली, वो जो भी पेशेंट है या जो भी पर्सन है वो ऐसी डाइट लेता है जिसमें मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो, तो उसमें टेंडेंसी है कि वो केरियस रीजन को प्रोग्रेस कर सकती है उसके दांतों के अंदर। उसके अलावा क्या हो सकता है, ऐसे लोग हैं जिनमें फाइबर डाइट कम है, क्योंकि फाइबर डाइट ऐसी चीज़ है जो कि सेल्फ क्लीनिंग एक्शन को इन्हेंस करती है दांतों में, और उससे कंटिन्यूसली क्लींजिंग होती रहती है। तो अगर फाइबर डाइट आप कम यूज़ करें, मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, फास्ट फूड आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ आप क्या करें, आप एसिडिक ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं। उसके अलावा सॉफ्ट डाइट ज़्यादा यूज़ करना, हार्ड डाइट बहुत कम यूज़ करना, रोटी कम खाना, और इस तरह से जो भी आजकल आपको पता है सॉफ्ट डाइट अवेलेबल है, फास्ट फूड है, उसकी ज़्यादा इंटेक की वजह से क्या हो सकता है कि केरीज का जो प्रोसेस है वो इन्हेंस हो सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है। तो टाइप ऑफ डाइट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, इसको भी जहन में ज़रूर रखिएगा। और नेचुरल शुगर्स यूज़ करें, प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं उनको कम यूज़ करें, प्रोसेस्ड शुगर जो है उनको कम यूज़ करें, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा अगर आपके अंदर आपको दिल करता है कि आप मीठी चीज़ें लें, तो आप ऐसे शुगर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉन कैरियोजेनिक हैं, और वो अवेलेबल है मार्केट में, ज़ाइलिटॉल के नाम से भी हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे शुगर्स हैं विच आर नॉन कैरियोजेनिक, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का। इफ़ देर इज़ अ टेंडेंसी टू टेक इन एक्सेस ऑफ 7 इंटरमील स्नैक्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट इंटरमील स्नैक्स आप कोई उसमें आप फ्रेंच फ्राइज़ यूज़ कर खाते हैं, या फिर आप कोई चिप्स लेते हैं, या आप चॉकलेट्स खाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके खाने के 2 खानों के दरमियान में आप लेते हैं, अगर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है इंटरमील स्नैक्स की या कार्बोहाइड्रेट इंटेक के दिन में वो 7 से ज़्यादा है, तो देयर इज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज। और इफ़ इट इज़ लेस दैन 7, तो उसमें कम चांसेस हैं कि केरीज जो आपके दांतों को अफेक्ट करेगी। फिर क्या चीज़ आ जाती है, रेस्टिंग सेलेब्री फ्लो रेट और स्टिमुलेटेड सेलेब्री फ्लो रेट। जो हमारे मुंह में थूक है या सलाइवा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि दांतों की सफाई के लिए भी अल्लाह ताला ने बनाई है। इसके अंदर ऐसी बफरिंग कैपेसिटी है, ऐसे इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं इसके अंदर, और साथ साथ क्या करता है ये जो हमारे मुंह के अंदर इन्वायरमेंट है उसको अल्कलाइन रखता है, उसको एसिडिक होने से रोकता है, उसकी पीएच जो होती है उसको अल्कलाइन रखता है। तो इसमें बाइकार्बोनेट आयंस हैं जो कि ये फंक्शन
परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ एक्ट करते हैं। तो अगर हमारा जो फ्लो रेट है, सेलेवरी फ्लो रेट या थूक बनने का जो अमल है वो ठीक है तो कम चांसेस होंगे वहाँ पर कैरीज हो, और अगर ये कम है तो ड्राइनेस ऑफ माउथ ज़्यादा हो रही है, फिर आपके दांतों में कीड़ा भी लग सकता है और आपके मसूड़ों में भी बीमारी पैदा हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो रेस्टिंग सेलेवरी फ्लो रेट है वो लेस देन 0.2 ml पर मिनट होना चाहिए। अगर है तो फिर चांसेस है कैरीज बढ़ने के, अगर इससे ज़्यादा है तो चांसेस कम है। इस तरह अगर 0.7 ml पर मिनट से ज़्यादा है तो कैरीज के चांसेस कम हो जाएंगे, अगर इससे कम है तो ये चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये जो डायग्नोसिस के अंदर जब हम इसका टेस्ट करवाएंगे सलावा का, तो उसमें हमारे सामने आएगा तो हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि इस पेशेंट में टेंडेंसी कितनी है कैरीज की, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, वो उसके मुताबिक फिर हम देख सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, फ्लोराइड, जो हमारी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, माउथ वॉश यूज़ करते हैं, जो हमारी डाइट है उसके अंदर फ्लोराइड का लेवल कितना है, जो टूथपेस्ट यूज़ करें उसमें कितना फ्लोराइड है, और जो माउथ वॉश है उसमें कितना फ्लोराइड है। उसके अलावा जो हमारी इनटेक है, जैसे कि नमक में फ्लोराइड मौजूद है, दूध में फ्लोराइड मौजूद है, इसके अलावा सी फूड के अंदर है, तो ऐसी जो डाइट्स हम लेंगे तो वो भी चांसेस कम हो जाएंगे कैरीज प्रोग्रेशन के। उसके अलावा क्या आपने फैमिली हिस्ट्री देख लेनी है, उसमें आपने देखना है मदर जो किसी भी बच्चे की माँ है तो उसमें कितनी टेंडेंसी है या कितने उसकी पहले फीलिंग्स हो चुकी हैं, कितने उसके दांत मिसिंग हैं, कितने कैरियस टीथ हैं। अगर वो हाई रिस्क है मदर तो इसका मतलब है जो उसके बच्चे हैं उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सिमिलरली जो सिबलिंग कैरीज हिस्ट्री है वो आपने देखनी है। अगर एक छोटा बच्चा है तो उसके बड़े जो बहन भाई हैं उनमें कितने ज़्यादा पहले कैरीज के जो डायग्नोसिस हो चुका है, कितने कैरीज प्रेजेंट हो चुकी है, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक ऐसी चीज़ है, उसमें भी आपने देखना है कि लो है, मिडिल क्लास है या रिच है, तो वो भी एक मार्कर है, एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है टुवर्ड्स द प्रोविजन ऑफ द कैरीज। और ये देखा गया है कि जो हाई मिडिल क्लास या फिर जो रिच पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा कैरीज है, क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं प्रोसेस्ड फूड्स को और इस तरह की डाइट को जो कि कैरीज कॉज कर सकती है। उसके मुकाबले में जो बिल्कुल पुअर स्टेटस है वहाँ पर भी कैरीज ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि उनमें जो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस हैबिट्स हैं उनको वो मेंटेन नहीं कर पाते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो परचेज़ कर सकें जाके टूथपेस्ट, माउथ वॉश या उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें। उनकी जो इंटेंशंस होती हैं वो और तरफ होती हैं, या उनकी प्रायोरिटीज़ आप कह सकते हैं कि ओरल हाइजीन से हट के और तरफ भी हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़, उसके अलावा होम डेंटल केयर का अच्छी तरह हिस्ट्री लेनी है कि घर में क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं या नहीं करते इंटरनेटल एरियाज़ में। तो ये कुछ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं कैरीज के डायग्नोसिस में भी और कैरीज की प्रिवेंशन में भी विद इन द मैसेज। थैंक यू वेरी मच।